सत्ता के शीर्ष में बैठी सरकार आतंकवादी गतिविधियों को कैसे बर्दाश्त कर लेती है? प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? केवल व केवल राष्ट्रवाद का राग अलापने से, हिंदू मुस्लिम करने से स्थिति सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद की लौ दरअसल अज्ञानता की ईंधन से ही जलती है। टेक्नोलॉजी और सूचना की इस नई सदी के साथ ही दुनिया में आतंकवाद, अलगाववाद, जातिवाद की लड़ाइयों को शायद अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिंदा रहने का हक इसी जहरीले जुनून की बलिवेदी पर कुर्बान हो गया, जिसकी स्मृति को उकेरे बगैर विश्व शांति के किसी नए शिलालेख को स्थापित करना होगा। सांप्रदायिकतावाद, अलगाववाद और असहिष्णुता की ताकतें आज भी अपने अपने विविध एजेंडों के साथ भारत में, विशेषकर कश्मीर में सक्रिय है। उन पिद्दी जैसे आतंकी मुल्कों से कड़े तेवर से निपटने की जरूरत है, जो आतंकवाद की फसल धड़ल्ले से उगा रहे हैं और विश्व के सभ्य समाज को पाशविकता परोस रहे हैं। सादर अभिवादन। मैं जनार्दन यादव, जूलियट यंग की ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सवाल न करने वाली पत्रकारिता की शवयात्रा निकल चुकी है, क्योंकि कलम की मौत हो गई है और गद्दीनशीन लोग सिरे से लोगों को मुगालते में रख रहे हैं कि जनमानस को इसी तरह से बिलगा करके रखा जाए। याद कीजिए वर्ष 1980 और 90 के दशक को। उस दौर में पत्रकारिता में गजब की ठसक और सवालों से भरे इतने तरकश होते थे कि बड़े से बड़ा सियासतदां भी पनाह मांग जाता था। अब पत्रकारिता से चाटुकारिता के इस लिजलिजे दौर में न तो वो तेवर है, न हिम्मत है, न धार है और न वो सवाल है। मौजूदा पत्रकारिता का यह सबसे छिछला व श्रांत भरा व बदबूदार दौर है, जहां लाइट, कैमरा, एक्शन पर मेकअप आर्टिस्टों द्वारा पुते पूर्व निर्देशित कठपुतलियां हैं जो अब सवाल नहीं करती। एक वक्त था जब आतंकवादी घटनाएं और दंगे होते थे और अगली सुबह का अखबार जब हाथों में होता था तो फर्स्ट लीड भले ही दंगों, आतंकी घटनाओं पर हो, लेकिन उस समय ऐसे लोगों की भी भरपूर जगह मिलती थी जो लोगों की जान बचाने के लिए अपना जान दांव पर लगा देते थे। खबरें बैलेंस थी, पैनिक क्रिएट नहीं किया करती थी। दंगों, आतंकवादी घटनाओं के साथ लोगों के सामाजिक, धार्मिक सरोकारों से जुड़ी खबरें तपीश को कम करती थी। कश्मीर में जो दुखद घटना हुई, उसकी जिस तरह से नोएडा मीडिया द्वारा कवरेज हुई, वह तमाम सवालों को छोड़कर सीधे सीधे इस विषय पर केंद्रित थी कि कौन कितना जहर समाज में सप्लाई कर सकता है। नोएडा मीडिया बदबूदार पत्रकारिता का झंडा और डंडा लेकर ग्राउंड जीरो से लेकर अपने दड़बे यानी स्टूडियो तक केवल सड़ांध चर्चा करता रहा। कहां गए वो सवाल जो सत्ता की आंख में आंख डालकर पूछे जाने चाहिए थे? वो लोग क्यों एक सिरे से खारिज कर दिए गए जो अपने टट्टुओं की पीठ पर या अपनी पीठ पर लाद कर लोगों की जान बचा रहे थे? कश्मीर की टैक्सी एसोसिएशन के वह सैकड़ों लोग जिन्होंने तय किया कि वे बिना पैसा लिए पर्यटकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे, ये सब लश्कर नोएडा मीडिया की खबरों से गायब क्यों? उन सैकड़ों कश्मीरियों को क्यों नहीं दिखाया गया जो अस्पतालों में खून देने के लिए लाइन लगाए हुए थे? क्या ये खबर का हिस्सा नहीं थे? किसके कहने से खबरों के ये पक्ष लश्कर नोएडा मीडिया चबा गया? कौन था वो शख्स जो नहीं चाहता था कि ये सब भी खबरों का हिस्सा बने? लेफ्टिनेंट नरवाले की बहन रो रो कर कह रही है कि 1.5 घंटे तक घटना स्थल पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंचा। यह वीडियो खबरों से क्यों गायब रहा? इस बार भी कुंभ की तरह जन पत्रकारिता हुई और लोगों ने अपने अपने मोबाइल निकाले, वीडियो सोशल मीडिया पर डाले। ऐसे वीडियो जब तक एक के बाद एक आना शुरू हुए, तब तक चंपू छाप रिमोट कंट्रोल मीडिया पूरे देश में, खासकर गोबर पट्टी में अपने एजेंडा का सीवेज फैला चुकी थी। 30-32 सालों के इतिहास में पहली बार पूरा कश्मीर बंद रहा। पहली बार लोग आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर तिरंगा लेकर निकले। यह एहसास अगर आपको मूल धारा से जोड़ती है तो इसे खबरों में जगह क्यों नहीं दी गई? क्या यह खबर का हिस्सा नहीं थी? अब सवाल यह बनता है कि क्या खुफिया एजेंसियों के हमले के इनपुट थे? तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? जब सरकार को पता है कि टूरिज्म का सीजन आरंभ हो चुका है और पहलगाम तक यात्री जाते हैं, तो इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे?
सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि खुफिया एजेंसियों को इस तरह के हमलों की संभावनाओं के बारे में पहले से ही इनपुट मिले थे। अप्रैल 2025 की शुरुआत में ही खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी थी कि आतंकी संगठन पहलगाम जैसे पर्यटक स्थलों को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। इनपुट में यहां तक इंगित किया गया था कि आतंकवादियों ने रेकी कर ली है और कोई बड़ा हमला हो सकता है। विगत 10 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने जम्मू में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की और इसके बाद विगत 6 अप्रैल 2025 को अमित शाह श्रीनगर के इंटीग्रेटेड कमांड की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसके बावजूद 21 अप्रैल 2025 को आतंकवादी अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देकर निकल जाते हैं और इसके बाद जब भारतीय मीडिया की देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो सुलगती आग को पेट्रोल से सींच रहा था। घटना को आधे घंटे के भीतर ही भारतीय मीडिया ने एक बड़ी वारदात को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया। ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके पोस्टर जारी हो गए, लेकिन यह सवाल छिपा लिया गया कि चंद रोज पहले ही संघ के मुखपत्र पांचजन्य में कश्मीर को लेकर क्या टिप्पणी की गई थी। प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो जाना। हालांकि जब सोशल मीडिया पर सवाल उठे तो कहा गया कि मौसम खराब होने की सूचना के कारण ऐसा किया गया। आज भी पुलवामा का सच सामने नहीं आया। ये सवाल आज भी वही खड़े हैं कि लंबी छुट्टी से ड्यूटी पर लौट रहे निहत्थे सीआरपीएफ के जवानों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, जब यह प्रोटोकॉल है कि अगर कानवाय चलेगा तो सिविलियन ट्रैफिक बंद रहेगा। क्यों ऐसा नहीं हुआ? भारी भरकम आरडीएक्स लेकर कार में आतंकी आराम से घूमते रहे। देवेंद्र सिंह क्यों छोड़ा गया? उसकी कार में कौन लोग थे? सीआरपीएफ के तत्कालीन डीजी अभय प्रताप सिंह का वह खत जो पुलवामा हमले से पहले का है, आखिर अचानक कहां गायब हो गया? किसी दल के आईटी सेल के प्रवाह में बह जाना सबसे आसान बहाव है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ के 2 दिन पूर्व के एक धमकी भरे बयान के बाद यह घटना हुई। लेकिन मीडिया ने यह सब कुछ क्यों दबा दिया? यह खबर सीवरेज बहस का हिस्सा क्यों नहीं बन सकी? जब जब कोई अमेरिकी राजनयिक भारत आता है, अक्सर इस तरह की आतंकी घटनाएं होती है, फिर भी सतर्कता क्यों नहीं बरती जाती? सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान ने बलोच की ट्रेंड किडनैपिंग का बदला लिया है? क्योंकि इस घटना पर हमारे बहादुर आईटी सेल ने अपनी मूर्खतापूर्ण बहादुरी दिखाई थी और इस घटना को गंध तरीके से भारत के 2 नेताओं ने सिर पर ताज पहनाया था कि वो हैं तो मुमकिन है। अगर ट्रेन के कब्जे पर कुछ किया भी गया हो तो इस तरह की घटना का श्रेय कौन सा बेवकूफ देश लेता है? अगर किया भी था तो चिल्लाने की जरूरत क्या थी? यह सवाल भी बनता है कि सेना में 2 लाख से अधिक जवानों की कमी क्यों है? बहुत से पॉइंट है जिस पर मीडिया को बात करनी थी, लेकिन बात और विषय घुमा दिए गए। नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर ही टूट गई थी का झंडा लहराने वाले से यह सवाल क्यों नहीं की कि फिर भी लगातार आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्यों चैनलों और अखबारों को यह टैगलाइन पंचलाइन दी गई थी कि नाम पूछकर मारा यही फ्रेम में रहेगा? और क्या यह सवाल माना कि यह सुरक्षा में चूक कहां और क्यों हुई? मीडिया टैगलाइन या पंचलाइन ओढ़कर वो सारे सवाल चबा गया जो हमारे और आपके सवाल थे। क्या अगली किसी दुखद घटना के इंतजार में? क्योंकि टैगलाइन और पंचलाइन के चक्कर में मीडिया फिर से मूल विषय खा गया और बाकी का रायता फैला गया। उस रायते में लिबरल, डेमोक्रेटिक, धर्म, सेकुलर, अंधभक्त, कम्युनिस्ट, अर्बन नक्सली, रूरल नक्सली, बुद्धिजीवी, प्रगतिवादी, मुल्ले, बुल्ले, सुल्ले, टुल्ले, कुल्ले टाइप की पत्रकारिता में एक दुखद घटना को छिपा लिया गया। 1 हफ्ते बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा, जैसे कंधार हाईजैक, अक्षरधाम, रघुनाथ मंदिर, करगिल, संसद, अमरनाथ यात्रियों पर हमला, पठानकोट, उड़ी, पुलवामा भुला दिया गया। आगे फिर से कोई टैगलाइन पंचलाइन के साथ भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया आगे आएगा और मूल विषय फिर से चबा जाएगा। भारत में चरमपंथ के लिए एक स्पेस निर्मित हो चुका है। भारत सरकार ने अब तक बहुत ऐसे तथ्यों और वास्तविकताओं की अनदेखी की है जिसका परिणाम सामने है। पाक ने भारत विरोधी गतिविधियों पर विराम लगाने के बजाय उसका बढ़ावा देना आरंभ कर दिया है। आखिर भारत का कूटनीतिक मंत्र सही अर्थों में बेअसर क्यों हो जाता है? कब तक हम लोग पुलवामा, उरी, गंधरबल, रियासी, उधमपुर, कठुआ, डोडा और गुलमर्ग जैसे अटैक सहते रहेंगे? अब तो भारत के पास एक ही रास्ता बचता है
कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का रणनीतिक उपाय करें। जिस तरह चीन ने कभी अपने जिंजियांग क्षेत्र में किया था, चीन की राष्ट्रीय सीमा जो मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ी है, 5,400 किलोमीटर लंबी है। वहां जब पाक में प्रशिक्षित आतंकवादी सक्रिय हुए और इस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी जिहाद शुरू करवा दिया था, तब चीन ने आतंकवाद को दबाने के लिए न तो वोटों की परवाह की और न ही अंतर्राष्ट्रीय दबावों की। चीन ने कठोर सैन्य कार्रवाई की। 5,000 की छोटी सी आबादी वाले पहलगांव के वैसरन घाटी में विदेशी आतंकवादी आते हैं और खून की होली खेलते हैं, और इसकी पूर्व सूचना सरकार के पास नहीं होती। इतने संवेदनशील इलाके में सुरक्षा बल स्थापित नहीं होती। इन यक्ष प्रश्नों का जवाब कौन देगा? किसकी जवाबदेही है? पहलगांव में निरीह नागरिकों की बलि चढ़ी है। मैं स्तब्ध हूं, आप स्तब्ध हैं और पूरा भारत स्तब्ध है। कभी सहारा की आंधी कोख से सागर जन्म लेगा। मेरी बातें तुम्हें जो आज लगती है वहम जैसी, किसी दिन अपनी आंखों से जो देखोगे तो पाओगे कि उदासी बेबसी के बीहड़ों से ही निकलता है। उदासी बेबसी के बीहड़ों से ही निकलता है नई उम्मीद का सूरज, नई उम्मीद की दुनिया, नई उम्मीद की दुनिया। धन्यवाद।